अहम समिष्ये अर्थात हिन्द्यापि उपयोगं करिष्यामि, संस्कृतस्यापि उपयोगं करिष्यामि, मध्ये मध्ये संभवतः आंग्लभाषा अपि आगच्छेत्। कानिचित् वाक्यानि तत्र भविष्यन्ति। मित्राणि, यथा उक्तमासीत् चन्द्रयानं तत्र प्राप्तं। चिन्तयामः, ये अपि इदं कार्यं कृतवन्तः तेषां पृष्ठे कस्य शक्तिः अस्ति अथवा कस्या शक्तिः अस्ति, ज्ञानस्य प्रसारः कथम् अभवत्, कथं ते ज्ञातवन्तः अर्थात एवं कार्यं करणीयम्, पुस्तकानि पठित्वा एव ते ज्ञातवन्तः अथवा यत् किञ्चित् ते अनुभूतवन्तः अथवा अन्य जनाः यत् किञ्चित् उक्तवन्तः परस्परं चर्चां कृत्वा संवादं कृत्वा ते अनेन प्रकारेण कार्यमपि कृतवन्तः। यदि वयं सूक्ष्म दृष्ट्या चिन्तयामः, भाषा शक्ति एव मूलरूपेण संपूर्ण प्रक्रियायाः पृष्ठे वर्तते। कारणमपि स्पष्टमस्ति। अस्माकं तु प्राचीन काले अपि उक्तमासीत्, भर्तृहरिणा उक्तमासीत् यत् संसारे कापि संकल्पना, इस दुनिया में कोई भी ऐसी अवधारणा, ऐसी संकल्पना नहीं है जो भाषा के बिना अभिव्यक्त की जा सके। यदि हम संकेत भी देते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भाषा विद्यमान होती है। वो सांकेतिक भाषा, सा सांकेतिक भाषा वर्तते। भाषायाः विस्तृत रूपं तत्र अस्माकं पुरतः आगच्छति। हम यह भी जानते हैं कि भाषा केवल कुछ शब्दों, वर्णों, अक्षरों का मेल नहीं है। वो एक व्यवस्था है, एक व्याकरण की व्यवस्था है, लेकिन उन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई भाव विद्यमान रहता है। सदैव कोई भी वाक्य किसी ना किसी भाव का प्रकटीकरण करता है। आप व्यापार करते हैं तो भाषा चाहिए। ग्राहक के साथ कैसे बातचीत की जाए, भाषा का ही खेल रहता है। अब गणित के प्रश्न हल करते हैं तो सूत्रों के रूप में भाषा चाहिए। आप विज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो उनका क्या, उसका भाव ऐसे जानना चाहते हैं तो भाषा चाहिए। आप राजनीति करना चाहते हैं तो भाषा चाहिए। भाषणों के द्वारा ही अनेक प्रकार के मतों को प्राप्त करने का प्रश्न भी हमारे राजनीतिक नेता किया करते हैं। अर्थात भाषाया चित्रम अत्यंतम व्यापकम वर्तते। भाषा केवलम भाषाया पुस्तकानि पाठयितुं न, पुस्तकानि भाषाया पुस्तकानि तो साधन रूपेण कार्यं कुर्वन्ति। ये भाषा की पुस्तकें तो साधन के रूप में कार्य करती हैं कि किस प्रकार से चीजों को समझा जा सकता है और किस प्रकार से चीजों को समझाया जा सकता है। यह बात कुछ मुख्य रूप से बाद में आएगी भी। मित्राणि, संभवतः इदमेव कारणमस्ति अस्मिन् अमृत काले, अस्मिन् संदर्भे अस्माकं या नूतना राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगता, प्रत्येकं पृष्ठे सामान्यतः भाषाया चर्चा वर्तते। नूतन संरचनां पश्यामः, हम नई संरचना को देखते हैं। 5+3+3+4, उस 5 में भी उसका नाम फाउंडेशनल लिटरेसी रखा गया है, साक्षरता रखा गया है, वो भी भाषा की चर्चा करता है। अर्थात जब तक भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक वो किसी और चीज को समझने के योग्य भी नहीं हो पाएगा। और सौभाग्य से, जिसे आज सब कह रहे हैं, प्राचीन भारत ने शिक्षा का अर्थ ही भाषा दिया था। अनेक जो शिक्षा ग्रंथ लिखे गए, अनेक शिक्षा ग्रंथा लिखिता सन्ति, सर्वत्र भाषाया चर्चा अस्ति, स्वराणां चर्चा अस्ति, वर्णानां चर्चा अस्ति, व्यंजनानां चर्चा अस्ति, कथं संभाषणं करणीयं न जाने केन प्रकारेण विस्तृत रूपेण टीका द्वारा अपि प्रस्तुति तत्र कृता वर्तते।
काव्य शास्त्रों ने तो भाषा के गुणगान जिस प्रकार से किए हैं वो तो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। संभवतः इस संपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए, प्राचीन भारत की परंपरा और गौरव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति वालों ने भाषा को सर्वाधिक महत्व देने का प्रयास किया है। इस शिक्षा नीति ने भाषा पढ़ाने का अर्थ क्या लिया है? यह शिक्षा नीति कहती है, लैंग्वेज इज प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग द चाइल्ड। भाषा शिक्षण का अर्थ है बच्चे को सशक्त करना। स्वाभाविक है, जिसके पास भाषा रूपी शक्ति है वो अनेकानेक कार्यों को करने में सिद्ध हो सकता है। अनुमान लगाइए, कोई प्रशासक बनता है तो उसके पीछे भाषा कार्य कर रही होती है। किस प्रकार से लिखा कि उस पद को प्राप्त किया। मैंने संकेत दिए हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाषा हमारे जीवन को बनाने का प्रयास करती है। हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं तो भाषा के कारण बनते हैं। संस्कृत में तो सूक्ति ही है कि कोई 7 शब्द भी आपस में आदान प्रदान करता है तो वह मित्र का कार्य भी कर सकती है और शत्रु का कार्य भी कर सकती है। अतः एषा शिक्षा नीति ही भाषामिति वदति सशक्तिकरणम बालस्य, केवलं बालस्य न सर्वेषां जनानां सशक्तिकरण से प्रक्रिया एषा भाषा तत्र वर्तते। और फिर भारतीय संदर्भ में जब हम शिक्षण की चर्चा करते हैं तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। संविधान दृष्ट्या द्वाविंशति राज्यानि सर्वेषां राज्यानां स्वभाषा, लेकिन उसके बाद भी न जाने कितनी भाषाएं बोलियों के रूप में संपूर्ण दृष्टि से जो विकसित हैं। शिक्षा नीति ने यह भी कहा 220 हमारे इस प्रकार की भाषाएं लुप्त भी हो चुकी हैं। भारतीय भाषा विज्ञान से पुस्तकेषु पुनः पुनः उत्तम अस्ति, बार बार ये आती है बात, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। अंदाजा लगाइए भाषा का वैविध्य किस रूप में हमारे सामने आता है। अतः यदि प्रत्येक राज्य के अपने अनुभव ले लिए जाएं और वो हमारी एक कक्षा में जब अनेक प्रकार के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अनेके छात्रा उपविष्टाः सन्ति, सर्वेषां भाषा भिन्ना तत्र यदि वर्तते, न जाने कति नूतन शब्दानां प्रयोगम कर्तुं वयं सिद्धा भविष्यामः। उससे हमें एक और न जाने कितने प्रकार की, कितने ऊंचे स्तर की, कितनी बहुआयामी शक्ति और प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिक्षा नीति ने 3 बातें बड़ी प्रमुख कही हैं। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना। कि भारते बहुव्यः भाषा, अतः भाषा शिक्षण से संदर्भे अत्यंतम अधिकम महत्वपूर्ण भविष्यति यदि वयं तत् बलं स्थापयामः। और इस भाषा को सीखने के लिए इस शिक्षा नीति ने बार बार एक बात कही है, आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन जैसे जीवन कौशलों को महत्व देना। यानी भाषा में बातचीत करते हुए हम न जाने कितने जीवन सीखते हैं, जीवन कौशल उसे कह दिया गया है। यह शिक्षा नीति जब 21वीं सदी के कौशलों की चर्चा करती है, एषा नीति वदति शिक्षा भावः अस्ति 21 शताब्द्याः कौशलानां निर्माणम। और 21वीं सदी के कौशलों में कहा गया संभाषणम। ये भाषण नहीं है, संभाषण है। सम अर्थात परस्पर, आपस में जो मेरे सामने है अथवा जिनके सामने मैं हूं, ये सब मिलकर संभाषण करें। और संभाषण में जो सामने जिससे बात कर रहे हैं उसे भी समझना अनिवार्य है।
ये समझने की प्रक्रिया भी भाषा पर निर्भर करती है। सहयोग की भावना भाषण से आई नहीं, संभाषण से आएगी। सामूहिक कार्य का भाव उसी से आएगा। लचीलापन की स्थिति उधर से आएगी। कहीं ना कहीं सामने वाले को देखकर मुझे अपने भाषा के रूप को बदलना पड़ सकता है। और मजेदार बात तो बनी जब यह शिक्षा नीति दिव्यांगों की चर्चा करते हुए एक विशेष बिंदु कह उठती है कि अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी का यथासंभव प्रयोग किया जाएगा, उस पर बल दिया जाएगा। शिक्षा नीति तृतीय अध्याय ड्रॉप आउट संदर्भे सन्ति अस्ति, अर्थात ये विद्यालयं परित्यजन्ति अनेकानि कारणानि सन्ति, परंतु अनेक बालक अपनी पढ़ाई को इसलिए आगे नहीं रख सकते हैं कि पुस्तकों की लिखी हुई भाषा ही उन्हें समझ में नहीं आती। न जाने हम कति जनान दृष्टवान, वे उत्तरम जानन्ति, वे उत्तर जानते हैं लेकिन प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं। यानी भाषा यदि अवबोधन के रूप में नहीं आई तो एक समस्या खड़ी हो जाती है और उत्तर देना जानते हुए भी हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। दिव्यांगों की विशेष रूप से चर्चा की गई कि अगर वे सुन नहीं सकते तो हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। कितने सुंदर रूप से हमारी शिक्षा नीति ने इस बात की चर्चा की है। यह शिक्षा नीति मैंने संकेत दिया, प्रथम अध्याय अस्ति, द्वितीय अध्याय अस्ति, तृतीय अध्याय अस्ति, चतुर्थ अध्याय अस्ति। चौथे अध्याय में तो बार बार भाषाओं को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, अस्माकं शिक्षण शास्त्रं कथं भवेत्, कथं वयं भाषां पाठयिष्यामः, हम किंचित संकेत रूपेण दास्यामि, तद अनेक प्रकारेण चर्चा कृता अस्ति। और वहां विशेष रूप से बहुभाषा और शक्तिकरण की चर्चा के अंतर्गत लगभग 10 अनुच्छेद इसी पर दे दिए। पंचमे अध्याय यदा शिक्षकस्य चर्चा क्रियते अध्याय शिक्षकान् इति अधिकृत्य अस्ति, लेकिन उन्हें भी कहा कि शिक्षकों को द्विभाषी होना चाहिए और शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की आसपास की भाषा को पढ़कर उन्हें समझने समझाने का प्रयास करना चाहिए। षष्ठ अध्याय समानता संदर्भे अस्ति, समावेशन संदर्भे अस्ति। अंग्रेजी में जिस इंक्लूसिवनेस कह दिया जाता है, इक्विटी और इक्वलिटी कह दिया जाता है, और बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है कि समावेशन के अंतर्गत समानता लाने के लिए भाषा एक बहुत बड़ा कारण है। हम जानते हैं यदि हमारी कक्षा में कोई एक बच्चा बैठा हुआ है जो मेरी भाषा को नहीं समझता है, अथवा मम भाषाया स्तर उच्च ही अस्ति, ऊंचा स्तर है, वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो कक्षा में बैठे हुए होकर भी बैठा हुआ नहीं। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन तो शकुंतल नाटक में कर दिया गया। दुष्यंतः तत्र आगच्छति, शकुंतला तत्र उपविशति, सा मग्ना अस्ति, अवधाने अस्ति, ध्याने अस्ति। दुर्वासा ऋषि किमपि कथयति स नावगच्छति एवं, नहीं समझ पाती है, वो श्राप देकर चले जाते हैं। यानी सुनते हुए भी न सुनने का प्रश्न यह भाषा करवा रही है। न जाने कति ही छात्रा तदनुगुणम पाठ्य पुस्तकम पठन्ति, परंतु पाठ्य पुस्तक से यथा तत्र सामग्री वर्तते सामग्रीम अवगन्तुमेव सिद्धः न भवन्ति। तो पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ना, उपनिषत्सु बहु सुंदर रूपेण अस्मिन् संदर्भे चर्चा कृता वर्तते। अतः मम कक्षासु यदि छात्राः अवगन्तुं सिद्धाः न सन्ति,
अत्रापि यदा हम तत्र भाषण से प्रारंभ आसीत् हम पृष्ठवान् मनमोहन महोदयं के जनाः सन्ति महोदय उक्तवान् यहाँ संस्कृत वाले भी होंगे और बिना संस्कृत वाले भी होंगे। तदा हम चिन्तितवान् अहम हिन्द्याः प्रयोगमपि करिष्यामि, आंग्ल भाषायाः अपि प्रयोगं करिष्यामि यदि आवश्यकता भवति, संस्कृतेन अपि वदिष्यामि। कारणं संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य एषः कार्यक्रमः। समावेशनं तदैव भविष्यति, इंक्लूसिवनेस तदैव भविष्यति। अतः जो समावेशन का रूप आया है उसमें धीरे धीरे भाषा के माध्यम से समावेशन का प्रश्न भी उठा दिया गया। इसलिए समानता का आधार भी भाषा ही है। यदि वयं संविधानं पश्यामः तत्र पुनः पुनः लिखितम् अस्ति, परस्परं जनाः यदि सन्ति भाषाया यदि अवरोधः आगच्छेत् तदा समानता न भविष्यति। इस समानता को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान का 17वां अध्याय 17 संपूर्णतया भाषया संबद्धः वर्तते। संविधान से नवदश अनुच्छेद 19वां अनुच्छेद भाषा की समानता की चर्चा करते हुए सबको अभिव्यक्ति करने के बातचीत उसका मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 28, 29, 30 समता संदर्भे चर्चां करोति। अतः अस्माकं शिक्षा नीते 6 अध्यायः यदा समावेशनस्य चर्चां करोति स्वाभाविक रूपेण तत्र समानता अपि आगच्छति एव। 7मे अध्याये अपि चर्चा अस्ति, 8मे अध्याये अपि चर्चा तत्र वर्तते। 11, 12 उच्च शिक्षा संदर्भे अपि चर्चा अस्ति। 15 तो शिक्षकाणां नियुक्ति संदर्भे चर्चा वर्तते, विशेष रूपेण चर्चा कृता अस्ति। परंतु यदा हम शिक्षा नीतिं पश्यामि तत् किंचित विस्मयम् अनुभवामि। 22 इति अध्यायः 22वां अध्याय पूरी तरह से भाषा पर ही आश्रित हो गया है। भारतीय भाषाएं, संस्कृति और कला। भारतीय भाषा, संस्कृति ही कला च। अनेके बिन्दवः तत्र उक्ताः सन्ति, केषाञ्चन बिन्दूनां अहं चर्चाम् अत्र करिष्यामि। अहं संकेतं दत्तवान्, भाषा केवलं व्याकरणं न अस्ति। कवितानां पाठनं यदि वयं कारयामः तत्रापि जीवनस्य मानव गुणः के सन्ति तेषां चर्चा तत्र क्रियते। मानव मूल्यानि, कथासु अपि मानव मूल्यानां चर्चा अस्ति। अनेन प्रकारेण भाषायाः आयामः विस्तृतः अस्ति। मैंने कहा बड़े सुंदर रूप से भारतीय भाषाओं की चर्चा करते हुए भारतीय भाषाणां संदर्भे चर्चा कुर्वन् समय शिक्षा नीतौ 4थे अध्याये 15 यः अनुच्छेदः अस्ति तत् विशेष रूपेण भारतीय भाषाणां संदर्भे किंचित् उक्तमस्ति। अहं पठामि। पुनः अग्रे अपि अनेकानि तत्त्वानि तादृशं सन्ति शिक्षा नीतौ अहं पठिष्यामि। शिक्षा नीति वदति भारत की भाषाएं संसार में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषाओं में से हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य, गद्य और कविता दोनों के विशाल भंडार हैं। इन भाषाओं में लिखी गई फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भंडार और इनके साहित्य के खजाने के रूप में जागरूक होना चाहिए। अर्थात भाषा केवलम स्वरः व्यंजनानि न सन्ति, संस्कृतिः तत्र वर्तते। चतुर्थे अध्याये
बहुभाषावाद और भाषा, इसमें बहुत सुंदर रूप से भारतीय भाषाओं के पढ़ाने की चर्चा भी एक विस्तृत आयाम में की गई है। प्रथमे अध्याय ईसीसी संदर्भे चर्चा अस्ति कथम भाषा भवेत्। क्यों कहा कि 5 वर्ष तक वो बच्चा अपने घर में रहते हुए था, औपचारिक विद्यालय में 2 वर्ष के लिए भाषा के परिवेश के निर्माण की चर्चा की गई है। वस्तुतः भाषा के सामने एक विशाल संदर्भ खड़ा है। इस शिक्षा नीति ने स्थान स्थान पर उन संदर्भों को रखा है जिसे मैं कहना चाहूंगा हमें भाषा पढ़ाते हुए ध्यान देना चाहिए। आइए मैं प्रारंभ करता हूं शिक्षा नीति के प्रथम अध्याय के प्रथम अनुच्छेद से। देखिए भाषाओं को पढ़ाने का क्या संदर्भ देता है वो। शिक्षा नीति का प्रथम अनुच्छेद कहता है, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अमुक्तवान मानव क्षमता इतने कहा भी प्राय, जिसकी चर्चा बहुत सुंदर रूप से तैत्तिरीय उपनिषद करता है पंचकोशीय विकास की दृष्टि से। अन्नमय कोश की जब चर्चा करते तो शारीरिक विकास है, उसके लिए आयुर्वेद की भी रचना की गई है। अगर मैं भाषा नहीं जानता हूं, यदि हम संस्कृतम न जानामि कथम आयुर्वेदम अवगमिष्यामि, भोजनस्य रूपम कथम भविष्यति, जनानाम अनुभवानाम कथम प्राप्स्यामि, प्रत्येकम स्थानम तो हम गत्वा तत्र प्राप्स्यामि इति न भविष्यति। हर स्थान पर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से कितनी दूर बैठकर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। प्राणमय कोश यदि आगच्छति, तो जिस प्रकार से योग दर्शन में उसकी चर्चा की गई है, यदि भाषा या मम अधिकार नास्ति हम किम करिष्यामि। मनोमय कोश संदर्भे तो निश्चित रूपेण भावना अस्ति, भावनात्मक विकास अस्ति, जिसमें कथाएं चाहिए, कविताएं चाहिए। यदि हम न जानामि किम करिष्यामि, अर्थात साक्षात रूपेण भाषा कथा नाम द्वारा काव्य द्वारा अस्माकं मनसा मालिन्यम दूरी करोति, भावनात्मक विकासः तथैव भवति। विज्ञानमय कोशः विश्लेषण शक्ति अस्ति। किसका विश्लेषण? भिन्नानां कथनानां यदि भाषा में न अवगच्छामि कथं बौद्धिका विकासः भविष्यति। आध्यात्मिक विकास से कृते अपि आनंदमय कोशः अहम ब्रह्मोस्मि कः विप्रायः, तत्त्वमस्ति कः विप्रायः। कहां पहुंचना है, भाषा के बिना वह भी नहीं आ पाएगा। जहद अजहद लक्षण हमारे काव्य के अंतर्गत जो आती है, यदि मैं उसे समझता नहीं हूं तो संभवतः वह कोश भी हमसे दूर हो जाएगा। अतः पूर्ण विकास संदर्भे एषा चर्चा यदा करोति तद्दण्डवास्माकं पुरतः गच्छन्ति। और न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास अहम संकेतम दत्तवान समावेशन एवमेव भारतीय संविधान से संदर्भे समता इत्यनेन कः अभिप्रायः अहम किंचित संकेतम दत्तवान। भारतीय संविधान का तो जो प्रारंभिक, जिसे हम प्रीफेस कहते हैं, जो उसका मुख्य है, उसमें जिस प्रकार से समानता की चर्चा के लिए सभी लोगों को समान अवसर देने का प्रश्न उठाया गया, उसकी व्याख्या अलग अलग न्यायों में भिन्न प्रकार से, बड़ी अद्भुत प्रकार से की है, और जिसमें सीधी भाषा की भूमिका आकर हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है। फिर राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता का किन दृष्टिकोणों से, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग करती है शिक्षा नीति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आगे हम कुछ देखेंगे कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 4 की चर्चा उस संदर्भ में देखेंगे, वहां गुणवत्ता शिक्षा की चर्चा की गई है। और गुणवत्ता के लिए निश्चित रूप से भाषा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है हमारा जब 2005 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई थी, उसमें जिस प्रकार से रचनावाद का प्रश्न उठाया गया था, उसमें भाषा को प्रमुखता दी गई थी।
प्रतिभास्ते जनैः सह बाला विभिन्न विषयान् जानन्ति, परंतु बाहर लाने के लिए कहीं ना कहीं भाषा को अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। उसके लिए अध्यापकों को बच्चों को तैयार करना पड़ता है। फिर शिक्षा नीति कहती है वैज्ञानिक उन्नति। मैंने प्रारंभ में कहा कि चंद्रयान पहुंचा है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए, जिसकी चर्चा फिर शिक्षा नीति पारस्परिक समाज की चर्चा करते हुए आगे बिंदु आएगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों को कैसे जान पाते हैं? अद्य अस्माकं पुरतः भारतस्य ज्ञानस्य विशाल भण्डारं तत्र वर्तते। अनेक पांडुलिपयः सन्ति, परंतु हम असहाय हैं क्योंकि भाषा हमारे पास, संस्कृत भाषा का वो अधिकार नहीं। नूतनानां शब्दानां आवश्यकता अस्ति। ग्रामस्य बाला अधिकम विज्ञानम जानन्ति, ते विज्ञानं क्रीडन्ति। वो विज्ञान से खेलते हैं, लेकिन वे एमएससी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी भाषा में उनकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, और पुस्तकें इसलिए उपलब्ध नहीं है कि उनके पास शब्द निर्माण नहीं है। और हमने संस्कृत के लोगों को, संस्कृत विद्यार्थियों को कभी नूतन शब्द के निर्माण का अभ्यास ही नहीं कराया। अपवाद हो सकते हैं। अतः यदि वयं चिन्तयामः ते छात्रः योग्यः, परन्तु भाषा कारणात् स्वप्रतिभां बहिरानेतुं सिद्धः न अभवन्। कारणं वयं सम्यक् रूपेण तान् न पाठितवन्तः, भाषायाम् अधिकारं न प्राप्तवन्तः। ते कथं समता, कथं समानता? अतः वैज्ञानिक उन्नत्यर्थम् अपि भाषायाः आवश्यकता शिक्षा नीतिः वदति। राष्ट्रीय एकीकरणम् अहम् अनेकानि उदाहरणानि स्मरामि। प्रथमवारं यदा अहं तमिलनाडु प्रति गतवान्, प्रथम चर्चा नाभवत् तैः जनैः सह। मम भारतवासी, मेरे भारत के लोग, लेकिन मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एक समान भाषा हम धरातल पर नहीं ला पाए। हम समान शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाए। अतः राष्ट्रीय एकीकरणार्थम समान कुत्रचित शब्दकोश तादृश भवेयुः। अभी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण शब्दकोश ऐसा है कि जिसमें संपूर्ण भारत की शब्दावली समान रूप से आए। तत्पश्चात हम उनके आधार पर अनेक वाक्यों को समझने के योग्य हो सकेंगे। सांस्कृतिक संरक्षण अनुमीयता महाभारतम किम चिंतयन्तु वेदाः के उपनिषत्सु किम लिखितम् अस्ति पुराणानि किम वदन्ति रामायणं कस्मिन् संदर्भे चर्चां करोति। उनमें दिए गए श्लोक हमारे जीवन से कितने जुड़े हुए हैं। अनेकेषु श्लोकेषु तत्र मानव जीवन से स्वरूपम दत्तम अस्ति। मैं तो महाभारत को एक मनुष्य के भिन्न भावों को व्यक्त करने वाला ग्रंथ मानता हूं। वो मनोविज्ञान का ग्रंथ है। मम यथा भावः तथैव अनेकानि पात्राणि। तया दृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामः कथं सांस्कृतिक संरक्षण संदर्भे भाषायाः भूमिका तत्र आगच्छति। 22 इति अध्याय तो ऐसा बिंदु है पुनः पुनः उक्तः वर्तते। भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी। यदि विज्ञान से उन्नति न अस्ति, अर्थशास्त्र से उन्नति न अस्ति, चिन्तयन्तु ज्ञान से स्वरूपं किं भविष्यति, कथं वयम् अग्रे गमिष्यामः। मैं अगर पुरानी बात को नहीं जान पाता हूं तो आगे मैं कहां पहुंच पाऊंगा। यही कारण है कि हमारे प्राचीन दर्शनों में एक दर्शन से न जाने कितने दर्शन और बढ़ते चले गए। उन्होंने समझा, अपनी अभिमति दी नहीं, स्वीकृति दी नहीं, नए दर्शन का उदय होता चला गया। एक मनुष्य को समझने के लिए करोड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। करोड़ों ग्रंथ एक मनुष्य की गाथा ही तो गाते हैं।
इकोनॉमिक्स मनुष्य के आर्थिक स्वभाव को तो ही प्रकट करता है। मनोविज्ञान मनुष्य से चिंतन से प्रकटीकरणम अस्ति। राजनीति विज्ञानम ये भी ग्रंथा सन्ति अस्माकं राजनीतौ कीदृशी भूमिका भवेत्, राजा कीदृशः भवेत्, प्रजा कीदृशी भवेत्, उसी की तो चर्चा है। साहित्य हमारे भावों का कहीं तो प्रकटीकरण है, भूगोल उसी का तो वर्णन है जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इतिहास हमारी ही तो गाथा है। विज्ञान उन्हीं का विश्लेषण करता है, मनुष्य के जीवन का विश्लेषण करता है। अर्थात मनुष्य के चिंतन के जितने भी पक्ष हैं, उन्हीं पक्षों के संवर्धन के लिए न जाने कति पुस्तकानि कति ग्रंथा लिखिता सन्ति, वो सभी ग्रंथ भाषा में ही उपलब्ध हैं। यदा मौखिकी प्रक्रिया आसीत् श्रुति परंपरा आसीत्, तदा भी भाषा है। भिन्न पाठानां द्वारा वयं संरक्षणं कृतवन्तः। तो कितने सुंदर रूप से आर्थिक विकास की कुंजी का रूप भी ये शिक्षा नीति कहती है, भाषा के बिना नहीं चलेगा। यानी भाषा पढ़ाते हुए बिंदु हमारे ध्यातव्य होने चाहिए। फिर एक स्थान पर कहती है सार्वभौमिक उच्च स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और वैश्विक हित के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत संसार का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। और यह उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार भाषा ही बनेगा। क्या हमने अपने विद्यार्थियों को इस दृष्टि से ग्रहण करने के योग्य बनाया है, अभिव्यक्ति के योग्य बनाया है? क्या कविता से बाहर ले जाने का प्रयास किया है कि इस काव्य के द्वारा कौन सा बिंदु उठाया गया है, इस कविता का हमारे जीवन के अन्य जो विभिन्न पक्ष है उनके साथ इनका संबंध कैसे रहेगा? अनुमान करवाया है कि यह कविता किस प्रकार के भौगोलिक वातावरण में लिखी गई होगी? क्या यह अनुमान कराया है इसके पीछे कौन सा ऐतिहासिक संदर्भ कार्य कर रहा है? क्या हमने अनुमान कराया है इस प्रकार की बात हो जाने पर आर्थिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमने आप इस प्रकार का आभास कराया है? क्या गणित इस पर आश्रित हो सकता है या नहीं हो सकता है, अथवा गणित के लिए भाषा किस प्रकार का आधार प्रदान कर सकती है? शिक्षा नीति फिर कहती है भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 एसडीजी में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य है हमारा। जो बात पहले अनुच्छेद में कही कहीं उसका स्पर्शन करती है, लेकिन यहां मुख्य रूप से है एसडीजी 4। क्या है ये एसडीजी 4? वैश्विक स्तर पर एक यूएनओ नाम की संस्था है, आप जानते हैं, संगठन है वो, वैश्विक संगठन। शिक्षा के क्षेत्र में उसका एक संदर्भ यूनेस्को के द्वारा है। यूनेस्को शिक्षा संबद्ध कार्य करती है। वहां बार बार परिवर्तित होने वाले समाज को ध्यान में रखते हुए सोचा जाता है कि शिक्षा का रूप क्या होना चाहिए। जब से पर्यावरण की समस्या आई या इस प्रकार की अनेक समस्याएं आती हैं, जनेषु प्रायः परस्परम भावः नास्ति, इस प्रकार की चर्चा भी जब होती है तो सोचा गया शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए। और ये विकास आज कुछ है कल कुछ है नहीं हो, स्थिर हो, स्थायी हो, उसके लिए कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व ने मिलकर उन स्थायी विकास के कुछ लक्षणों का मापन किया, कुछ चयन किया और 17 गोल्स बताए, 17 लक्ष्य बताए। और अद्भुत है वे। देखिए कैसे वे भाषा से ही नहीं किस प्रकार से हमारे जीवन से जुड़ते हैं। नो पॉवर्टी पहला लक्ष्य है, गरीबी नहीं हो। जीरो हंगर, भूख नहीं हो, लोग भूखे ना रहें।
गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य हो, गुणात्मक शिक्षा हो, यही चतुर्थ है जिसकी चर्चा शिक्षा नीति कहती है, SDG 4। जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता की बात है, स्वच्छ पानी की बात है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की चर्चा है कि जो ऊर्जा है वो भी स्वच्छ हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की चर्चा करती है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नूतन खोजें हों, इनइक्वलिटी को, असमानता को दूर किया जाए, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज, समुदाय अच्छे हो जो स्थिर रूप में हो, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हम जिन चीजों का उत्पादन करें या जिनका भोग करें उन्हें भी उत्तरदायित्व की भावना से, जिसके लिए बहुत सुंदर ईशोपनिषद ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्तां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथः मा गृधा कसे स्वीधनम। अरे इतना भोग मत कर, इतना मत खा, इतना मत पी, अगर करो तो भविष्य को भी ध्यान में रखो, प्रकृति का संरक्षण करो, जल का संरक्षण करो। आज न जाने उदर के कितने रोग इस जल के कारण ही है। हमने जो नालों को बहने दिया है, संभवतः इस संदर्भ में अज्ञेय की वह नदी बहने वाली नदी की एक बहुत लंबी वे कविता लिखते हैं। आसाम के उपेंद्र हजारिया ने बहुत ही सुंदर गंगा को लेकर गीत लिखा था, गीत गाया था, अद्भुत गीत था वो। हमारे यहाँ भारत में तो वृक्ष आयुर्वेद नाम से ग्रंथ लिख दिया गया है। पशु पक्षी हमारे कितने सहायक है, तो पशु आयुर्वेद का भी चर्चा कर दी गई है। कृषि के संदर्भ में न जाने कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं। रहने की स्थिति कैसी हो, वास्तु शास्त्र से संबद्ध हो जाता है। ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारे उपभोग पर नियंत्रण करने का प्रश्न उठाती है। मौसम का स्वरूप कैसा हो, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, जल के संरक्षण की चर्चा यहाँ है। लाइफ ऑन लैंड, यानी जो जल में भी, समुद्र में जीव रहते हैं, उनकी क्या हमारे साथ उपयोगिता है, उनका संरक्षण करें अथवा नहीं। लाइफ ऑन लैंड, हम जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, बहुत ही सुंदर अथर्ववेद में 12वां पूरा एक कांड पृथ्वी सुख पर आया हो, पृथ्वी की चर्चा कैसे की गई है, अद्भुत है। पीस, जस्ट एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति की चर्चा है। और हम तो यहाँ ओम देव शांति मंत्र के द्वारा भी सृष्टि के प्रत्येक जीव, प्रत्येक के लिए शांति की चर्चा करते हैं। और फिर इस सब लक्ष्यों को पाने के लिए हमारी आपसी भागीदारिता कैसी हो, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। और कितने सुंदर रूप से कह दिया गया था प्राचीन काल में, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। तो भाषा ही तो है। और बताया गया इन सबका आपस में एक संबंध है। एक और बड़ी मजेदार बात शिक्षा नीति कहती है कि महामारी और महामारी के बढ़ते, अभी हमने कोविड के दिनों में देखा है, संवैधानिक अनुच्छेद तभी लिखा गया था क्योंकि 2020 में आती है, 2000 में कोविड का प्रश्न उठा था। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। और बड़ा सुंदर वाक्य कहा, मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी। ये कला का विकास भावात्मक विकास है। मानविकी, मन की बातें कहने वाला जिसे हम साहित्य कहते हैं, वह है। और ये भाषा के ही सीधे दो आधार हैं। कला की अपनी भाषा, साहित्य की अपनी भाषा। न जाने व्यक्ति जब बहुत सारे कार्य कर थक कर लौटता है तो न जाने किस प्रकार के गीत गुनगुनाते हुए वह अपने मन को सहेजने का जब प्रयास करता है या कुछ स्मृतियों में खोकर उन वाक्यों का जब प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं वो भाषा के समीप बैठा हुआ होता है। क्या हम अपने विद्यार्थियों को भाषा के स्वरूप के लिए तैयार कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते? और इसके लिए अनिवार्य है कि स्वाध्याय किया जाए। आने वाला समय स्वाध्याय का समय होगा। इसलिए शिक्षा नीति ने कहा जो कुछ सिखाया जा रहा है बच्चे सीखें, लेकिन वे यह भी सीखें कैसे सीखा जाता है। कथम अवगम्यते तदपि महत्वपूर्णम वर्तते।
यदि हम भाषा में न जानामि कथम अहम वदिष्यामि, कथम अहम अवगमिष्यामि अथवा अवगमयामि, कैसे दूसरों को बता सकता हूं। ज्ञान से विस्तार निरंतरम अस्ति, एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज तत्र वर्तते। ये नॉलेज सोसाइटी के नाम में प्रसिद्ध हो गया, परंतु हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते कक्षाओं में। यदि भाषा पर अधिकार है तो न जाने कितनी चीजों को स्वयं पढ़कर, हम जानकर, हम समाज में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यही कारण था भारत में जब 1990 में एक समिति की रचना की गई, जो 1986 की नीति का समीक्षा करने का प्रश्न उठा था, तो उसने बहुत ही सुंदर एक डॉक्यूमेंट दिया, एक प्रलेख दिया। उसका नाम था टुवर्ड्स ह्यूमेन एंड एनलाइटेंड सोसाइटी, सजग मानवीय समाज की ओर। अर्थात हमारा सजगता का अर्थ है हम हस्तक्षेप कर सके। यदि कुत्रचित अनुचितम भवति मम हस्तक्षेपा भवेत्। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कितने लोगों के बहुत सारे पत्र सरकार को भी एक दिशा देते हैं कि हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए। शिक्षा नीति आई, 1 वर्ष तक लोगों के बीच में डाल दी, पढ़िए, सुझाव दीजिए। अगर लोग उसे नहीं समझ पाते, अगर भाषा नहीं जानते, तो कैसे सुझाव दे पाते। और फिर इस प्रकार से लाखों परामर्शों के बाद जब शिक्षा नीति आती है, मतभेद सर्वत्र होता है, परंतु प्रायः तथा मतभेदा नासीत् इमाम शिक्षा नीति में अधिकृत्य कारणम अनेकेषां जनानां तत्र फीडबैक प्रतिपुष्टि आसीत्। तया दृष्ट्या पश्यामः बहुत सुंदर रूपेण तत् उत्तम अस्ति। यह शिक्षा नीति बहुत मजेदार पढ़ाने के संदर्भ में भी कह जाती है। मित्राणि मम अनुरोधा भविष्यति, आप में बहुत से शिक्षक हैं, मेरा अनुरोध होगा कृपया शिक्षा नीति का 22वां और 4था अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा। तत्र उत्तम अस्ति, बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। अगर कोई मुझे समस्या बताता है, मुझे समस्या ही समझ में नहीं आती है, तो मैं उपाय क्या बताऊंगा। दूसरों को समझने के लिए भी भाषा चाहिए। मौन की भी भाषा होती है। मुझे तो कई बार देखता हूं, किसी व्यक्ति का कुछ हाथ उठा, समझ आ जाता है किस प्रकार का है, किस प्रकार से किसके मुख पर क्या भंगिमा आई, समझा जा सकता है कि मेरी बात उसे अच्छी लगी या नहीं, या मेरी बात को सुनकर, प्रश्न को सुनकर उसके चेहरे पर घबराहट भी अगर आती है या प्रसन्नता आती है, यह भी भाषा है। संभवतः साहित्य की पाठ्य पुस्तकों में विराम चिन्हों का यही अर्थ है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इन वाक्य समान है, लेकिन सबके भाव अलग है। यह भी भाषा का रूप है। तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, फिर विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाए। शिक्षा नीति का बहुत बड़ा यह उद्देश्य रहा है, नो हार्ड सेपरेशन। इन विषयों को अलग अलग मत करो। अरे भौतिक शास्त्र को संगीत से अलग मत करो, केमिस्ट्री को संगीत से पृथक मत करो, खेलों कहीं से दूर मत करो। ये सभी विषय जुड़े हैं, क्योंकि सभी मनुष्य के साथ हैं। केंद्र में मनुष्य है और सभी विषय मनुष्य के लिए हैं, तो सभी में संबंध है, और इस संबंध को स्थापित करने का आधार भाषा है। इसलिए शिक्षा नीति दल शिक्षण, टीम टीचिंग इत्यस्मिन् संदर्भे अभी चर्चां करोति। मैं कई बार कहा करता था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं इसे इतिहास कहूं, राजनीति विज्ञान कहूं, या युद्ध कला बताऊं, या इसे कविता के रूप में लूं, चरित्र चित्रण के रूप, किस रूप में लूं, सभी विषय इसके साथ जुड़ जाते हैं। उस समय की प्रौद्योगिकी भी आ जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, उसमें तलवारों का वर्णन तो उस समय की प्रौद्योगिकी रही है। कुछ नया सोच पाए और नई जानकारी को नई और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए,
ये भाषा के बिना नहीं चल सकता है। आवश्यकता है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली हो। प्रश्न उठता है, क्या मेरे कक्षा में पढ़ाने से कविताओं को, कहानियों को, भाषा को पढ़ाते समय इस प्रकार के बिंदु उनके सामने आ सकते हैं अथवा नहीं आ सकते हैं? इसलिए आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम का प्रश्न है। अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधानों का प्रश्न है। प्रश्नों को पूछने को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है। यदि संवादात्मक पद्धति को अपनाने का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि हमें सारे इन बिंदुओं को ध्यान से सोचना होगा और भाषा के शिक्षण के आयाम को विस्तृत आयाम देखना होगा। कुछ बातें हमें सार रूप में एक बिंदुशः देकर बात को समाप्त करना चाहूंगा, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। यह शिक्षा नीति जब पठन संस्कृति के निर्माण की चर्चा करती है, वो कहती है संपूर्ण भारत में, अध्याय 2 में कहती है, 2.8 अनुच्छेद है, 7 और 8 अनुच्छेद में देखिएगा कि एक पठन संस्कृति का निर्माण हो। आज मोबाइल के कारण हमारा पढ़ना पढ़ाना प्रायः बंद हो गया। न जाने हम कितने घंटे इस मोबाइल में अपनी उंगलियों को थकाते हुए डिलीट करने का प्रश्न उठाते हैं। कितना घबराते हैं हम किसी के सामने कोई बात करें अथवा न करें। इसलिए शिक्षा नीति को कहना पड़ा एक पठन संस्कृति का निर्माण हो, लेकिन स्वाध्याय, जिसे प्राचीन भारत में कहा स्वाध्यायान मापलमगा, अपने स्वाध्याय से आप आलस्य मत कीजिए, मत छोड़िए। वो यदि भाषा पर मेरा अधिकार नहीं होगा, इसलिए अधिकाधिक बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं, कक्षाओं में समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को लाया जाए और फिर विद्यार्थी स्वयं उन पर परिचर्चा करें पढ़कर, तो उनकी आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो सकता है। त्रिभाषा सूत्र की चर्चा जब यह शिक्षा नीति करती है तो तीनों भाषाओं को समान करती है, चारों कौशलों पर बल देने का प्रयास करती है। सुनना और बोलना अनिवार्य होगा, इसलिए विशेष रूप में संस्कृत से संदर्भे चर्चा करोमि तदा कौशल द्वयम प्रमुखम तत्र भवति। 21वीं सदी के कौशल में मैंने कहा कि इसने बहुत ही सुंदर ढंग से संभाषण की चर्चा की है। यह शिक्षा नीति जब कला समन्वय का प्रश्न उठाती है, क्रीड़ा समन्वय का प्रश्न उठाती है, तो क्रीड़ा को उसने निर्णय लेने की क्षमता के रूप में देखा है। किस समय उचित निर्णय लिया जाए, जिसका अर्थ बनता है कक्षा में क्रीड़ाओं के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। मैंने देखा है कुछ अध्यापक बहुत ही प्रवीण होते हैं और एक विशेष बिंदु ये शिक्षा नीति कहती है कि रचनात्मक मूल्यांकन परीक्षा केवल उत्तीर्ण करणार्थम अनुत्तीर्ण करणार्थम न भवे। उत्तीर्ण वितीर्ण करने का प्रश्न नहीं होना चाहिए, बच्चे उससे सीखें, जिसका अर्थ है निदानात्मकता, उपचारात्मक उसका बल बने। और फिर यह नीति एक भारत श्रेष्ठ भारत की चर्चा करते हुए परियोजना की बात करती है। अंत में कहूंगा, इस शिक्षा नीति ने कहा मुझे अपने विद्यार्थियों को कक्षा में बैठे हुए देखकर भाषाओं की तुलना भी करवानी चाहिए कि इन भाषाओं में कितना आपस में कौन कौन सी शब्दावली मिलती है, अथवा कहीं भेद है तो क्यों है, किस प्रकार से है, और संस्कृत के संदर्भ में उसका विशेष योगदान क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार से भाषा एक साधन है, केवल पढ़ने लिखने का नहीं, इंसान बनाने का, मानव मूल्यों की दृष्टि से उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भाषा को एक नूतन रूप देना है। यह उत्तम आसीत अमृत महोत्सव। अगर मैं संस्कृत की चर्चा करता हूं, संस्कृत तो अमृत के रूप में, इसलिए देववाणी या सुरवाणी के रूप में कही भी जाती है। उसमें जिस प्रकार से मानव मूल्यों की चर्चा है, भिन्न प्रकार के ग्रंथ जिस प्रकार से विश्लेषणात्मकता की चर्चा करते हैं, मुझे लगता है वो अपने आप में अद्भुत है। मित्राणि, अत्र हम सीमित समय कांचित संकेतान दत्तवान,
एक संदर्भम स्थापितवान् भाषाध्यापकः केवलं कक्षायां कांचित् पाठान् स्वीकृत्य एव प्रश्नोत्तर द्वारा केवलं कक्षायां किम् अभवत् तथा न भवेत्। छात्राः कथं प्रतिभायुक्ताः तु सन्ति एव, प्रतिभायुक्ताः तेषां प्रतिभायाः विकासः अपि भवेत्। प्रश्नकरणे ते किञ्चित् गौरवम् अनुभवेयुः। प्रश्नानां निर्माणं कथं क्रियते तस्मिन् संदर्भे अपि चिन्तयेयुः। बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझ सकें, तभी हम कह सकते हैं हमारे एक साथ मिलकर चलने का प्रश्न है। यदि मेरी कक्षा में मेरे पढ़ाने से सभी बच्चे एकजुट में आते हैं और ऋग्वेद उस मंत्र को आकार देते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, मुझे लगता है कि भाषा पढ़ाना सार्थक होता है। और अंत में वाक्य यही होगा, शिक्षा नीति ही यदा वदति लैंग्वेज टीचिंग इज एम्पावरिंग द चाइल्ड। बच्चे यानी हम जब भाषा पढ़ाते हैं तो बच्चे को सशक्त करते हैं, व्यक्ति को सशक्त करते हैं। भाषा सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, हम अपने शिक्षण को उसी संदर्भ में लें। इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।